जिस्म मेरी मर्जी। तौबा, मुझे तो ये सोच कर ही घिन आती है, जबकि ये लड़कियां। शहीरा ने टीवी देखते हुए नफरत से कहा। वो सब एक दायरे में कारपेट पर बैठी प्ले कार्ड्स और बैनर्स बना रही थीं। एहतजाजी वॉक 1 घंटे बाद होने वाली थी और उन सब का जोशो खरोश दीदनी था। वो सब एक ही मोहल्ले की रहने वालियां थीं और शहीरा के घर इन बेहुदा औरतों को सबक सिखाने की नीयत से इकट्ठी हुई थीं, जो टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर मेरा जिस्म मेरी मर्जी का राग अलाप रही थीं। इन सो कॉल्ड लिबरल खवातीन की बात तो रहने ही दो। इनकी कोई वैल्यूज नहीं होती। इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ मर्द को नीचा दिखाना है। इन आवारा को क्या परवाह कि इनके बाप भाई इनकी ऐसी बातें सुनकर कितने हर्ट होते होंगे। मैं तो अपने बाबा का दिल कभी नहीं दुखा सकती, जिन्होंने मुझे शहजादियों की तरह पाला है, हर आसाइश दी है और मैली आंख से भी दूर रखा है। शहीरा ने टीवी की जानिब देखते हुए कहा था। उसके सामने बैठी सदफ का दिल एक लम्हा के लिए माल गाड़ी की बोगी की तरह धड़ धड़ करके धड़का। प्ले कार्ड पर लफ्ज जिस्म लिखता उसका हाथ एक साथ के लिए रुका। वो शहीरा की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। उनके घर भी एक दूसरे के घर के करीब थे। बचपन में वो शहीरा के घर खेलने जाया करती थी। एक शाम जब उसे पता नहीं था कि शहीरा के घर वाले किसी शादी पर गए हुए हैं, वो उसके घर चली गई, जहाँ सिर्फ उसके बाबा मौजूद थे। उसे सिर्फ 5 मिनट लगे थे और 5 मिनट कभी कभी बहुत ज़ोर से भी लग जाते हैं। बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने फ़कत उसकी पुश्त पर हाथ फेरा, उसके बाजुओं को महसूस करना चाहा और उसे दबोच कर ज़बरदस्ती गले लगाने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकली थी। मगर वो शाम कहीं डेरा डाले अब भी उसके अंदर मौजूद थी। 6 साल की उम्र में खुद पर बीतने वाले इस वाक़या का जिक्र उसने कभी किसी से नहीं किया था। इतना अरसा गुजर गया था, मगर 22 साला सदफ अब भी किसी उधेड़ उम्र शख्स की जानिब आंख उठाकर देख ना पाती। नानी कहा करती थी, बड़ों को देखो तो सलाम किया करो, सलाम करने से शैतान शर्मिंदा होकर भाग जाता है। उस शाम के बाद सदफ ने कभी किसी बड़े को सलाम नहीं किया था। उसे शैतान को शर्मिंदा करके भगाने की हाजत नहीं रही थी। उसे इंसान ज़्यादा खौफनाक लगने लगे थे। शहीरा के लहजे में अपने बाबा के मुतल्लिक इस कदर एहतराम देखकर उसे शदीद बेचैनी हुई। मगर उसे बैनर भी बनाना था, जिस पर अभी तक मेरा जिस्म ही लिखा जा सका था। उसने सर झटक कर इस पुराने ख्याल को रद्द कर देना चाहा। शहीरा अपनी बात मुकम्मल करके उसी का चेहरा देख रही थी। वो जैसे नींद से जागी। तुम ठीक कह रही हो। मैं तो खुद यही सोचती हूँ, ये लड़कियाँ इतनी खुदगर्ज कैसे होती हैं। इन्हीं जैसी लड़कियों के भाई फिर गैरत में आकर कत्ल करते फिरते हैं। मेरा भाई तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इतना शरीफ इंसान है कि किसी की जानिब आँख उठाकर भी नहीं देखता। इसे ख़वातीन की इज़्ज़त खूब अच्छे से करना आती है। सदफ के लहजे में भाई के लिए प्यार ही प्यार था। जबकि इस बार फाइज़ा का दिल मालगाड़ी की बोगी बन गया। वो जिस स्कूल में पढ़ती थी उसका रास्ता सदफ के भाई की दुकान के सामने पड़ता था। स्कूल आते जाते हुए उसका रास्ता रोककर आवाज़ें कसना, फोहश जुमले बोलना और आंखों ही आंखों में उसको ज़िबाह करते रहना इस भाई का वतीरा था। एक सुनसान दोपहर उसने फाइज़ा का दुपट्टा खींच डाला। इसमें कोई ख़ास बात तो नहीं थी। कितनी ही बार वो खुद भी तो अपना दुपट्टा खींच कर इधर उधर डाल देती थी, लेकिन दोनों बातों में फ़र्क था। किसी की मर्ज़ी किसी की ज़बरदस्ती एक बराबर नहीं हो सकते। एक लम्हा लगा था उसका दुपट्टा उतरने में, लेकिन वो इसी एक लम्हा में 2 लख्त हो गई थी। फाइज़ा को लगता था उस दोपहर उसका सारा एतमाद दुपट्टे के साथ ही खिंचकर कहीं ज़मीन बोस हो गया। 2 आँखें थीं जो उस पर गड़ी थीं और अब भी गड़ी महसूस होती थीं। ये खौफ नहीं था जिसने उसके दिल को निचोड़ डाला था, ये बेबसी थी जो उसे आज तक महसूस होती थी। वो 2 आँखें
اس کے بدن سے لپٹ کر رہ گئی تھیں۔ کس کا جسم، کس کی مرضی؟ 2 آنکھیں، فقط 2 آنکھیں ایک پورے جسم کو غارت کر گئی تھیں۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو، مرد کی 2 آنکھیں سالم عورت نگل سکتی ہیں۔ فائزہ نے گہری سانس بھری اور سر جھٹکا۔ آپ لوگ باپ اور بھائی کا ذکر کر رہی ہیں نا؟ میرے تو چچا ہمارے حق میں اتنے اچھے رہے ہیں۔ میرے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ہمارے چچا نے ہمیں باپ بن کر پالا ہے۔ میں جب ان لبرل فیمنسٹ عورتوں کو مردوں کے خلاف بولتا دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں انہوں نے میرے چچا جیسا انسان نہیں دیکھا کبھی۔ فائزہ چچا کی محبت میں گم بولی تھی۔ اس کو پتہ بھی نہ چل سکا تھا کہ اس کی بات سن کر اس کے دائیں جانب 2 لڑکیوں کو چھوڑ کر جو لڑکی بیٹھی تھی اس کے چہرے کا رنگ کچی لسی جیسا پھیکا ہو گیا تھا۔ وہ ماہین تھی جو فائزہ کے گھر کے پاس ہی رہتی تھی۔ فائزہ کے چچا کی اسٹیشنری کی دکان تھی، نوٹ بکس، پینسلز، کتابیں اور جانے کیا کیا ان کی دکان میں بھرا رہتا، جبکہ ان کا دل صرف ہوس سے۔ کتنے ہی بچے اور بچیوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا ان کی دکان پر، اور ماہین بھی ان میں سے ایک تھی۔ وہ اکثر اسے گود میں بٹھا لیتے اور رنگین پینسل دکھانے کے بہانے کبھی اس کی ٹانگوں کو سہلاتے رہتے اور کبھی پشت کو، کبھی اس کے گالوں کو۔ وہ بہت چھوٹی تھی اور رنگین پینسلز کا لالچ بہت بڑا تھا۔ 2 ہاتھ اس کے لالچ کا کتنا گھناؤنا فائدہ اٹھاتے رہتے، وہ سمجھ بھی نہ پاتی تھی۔ بس ان کی گود میں بیٹھی پینسلز کے پیک کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی، کہ اسے بہت دیر بعد سمجھ میں آئی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ اور اس دن کے بعد سے رنگین پینسلز اسے کبھی اچھی نہیں لگی تھیں۔ چچا کی دکان تو وہیں موجود رہی، لیکن ماہین وہ نہیں رہی تھی۔ کسی کے فرشتہ صرف چچا نے رنگ دکھانے کے بہانے اس کی زندگی سے رنگ ہی چرا لیے۔ رنگ دیکھ کر اسے بے چینی ہونے لگتی۔ چچا ان کے محلے میں ہی تو رہتے تھے، ان سے جب کبھی ملاقات ہوتی تو دل چاہتا ان کا منہ نوچ لے، مگر نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کیسا جسم تھا، یہ کیسی مرضی تھی۔ سالوں بعد بھی کسی کے 2 ہاتھ اسے اپنی ٹانگوں کے گرد لپٹے محسوس ہوتے، وہ ہاتھ جنہیں توڑ دینے کی خواہش ماہین کو تھی اور وہ توڑ نہیں سکتی تھی۔ اسے یکدم اپنے شوہر کا خیال آیا جو بے حد اچھا انسان تھا، شرافت کی ایک قابل فخر مثال جسے وہ سر اٹھا کر سب کے سامنے بیان کر سکتی تھی۔ وہ محبت سے سراہنے والے انداز میں بولی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ زاہد کا کردار تو آپ سب کے سامنے ہی ہے، وہ تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ مجھے تو لگتا ہے میری کوئی نیکی کام آ گئی جو ایسا شریف شوہر ملا ہے مجھے، ماشاءاللہ۔ اس نے اپنا بینر مکمل کرتے ہوئے کہا تھا۔ زاہد کے ذکر پر شہیرہ نے یکدم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زاہد اس کا ماموزاد کزن اور اس کی بہن ماہین کا شوہر تھا۔ شہیرہ کو اسکول لانے لے جانے کی ذمہ داری ایک عرصہ تک زاہد نے نبھائی تھی۔ وہ اس وقت فرسٹ ایئر میں تھا۔ اسے اسکول سے لاتے لے جاتے ہوئے وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتا جنہیں سمجھ پانا اتنی چھوٹی عمر میں آسان نہیں تھا۔ کسی سنسان چوراہے یا گلی کے آتے ہی اسے بہلانے کی کوشش میں کبھی اس کے سینے پر ہاتھ پھیر دیا، کبھی پشت پر اور کئی بار ہونٹوں پر بھی، بلا وجہ کئی بار گلے لگا لیتا۔ 4-5 سال کی عمر میں یہ سب حرکتیں عجیب لگتی تھیں، لیکن گھناؤنی نہیں۔ پھر جب یہ سمجھ آنے لگی تو الجھن ہونے لگی اور احساس ہوا کہ کچھ تو تھا جو غلط تھا، مگر پھر بھی وہ بڑا تھا اور روب سے اسے ڈرا کر رکھتا کہ تمہارے ابو نے کہا تھا کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر رکھوں ورنہ حادثہ ہو جائے گا۔ حادثہ کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن شہیرہ کا دل جانتا تھا کہ اپنا بچپن اس نے کسی حادثے کے سرزد ہو جانے کی دعائیں مانگتے ہوئے گزارا تھا۔ کتنے ہی تکلیف دہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے،
जिन्हें अपनी याददाश्त से मिटा देने की ख्वाहिश अब भी शहीरा को बेचैन रखती थी। फुप्पो ये क्या लिख रही हैं? वो इस आवाज़ पर चौंकी। उसके भतीजे ने उसके बनाए प्ले कार्ड के मतन पर उंगली रखी हुई थी। वो न जाने कब उसके करीब आकर बैठ गया था। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शहीरा ने सुस्त से अंदाज में वो मतन उस बच्चे के लिए पढ़ा था। उस बच्चे को ये बात पसंद नहीं आई। क्यों फुप्पो, ऐसा क्यों? आपने तो कहा था मेरे जिस्म पर मेरी ही मर्जी होती है। वो बेचैनी से बोला था। उसकी आवाज़ भी कदरे ऊंची हो गई थी। सब लोग उन दोनों की जानिब मतवज्जा हो गए। आपने कहा था ना फुप्पो, अगर कोई और मेरे जिस्म को मेरी मर्जी के खिलाफ हाथ भी लगाए तो चीख कर उसे रोकना चाहिए। आपने कहा था ना जब मैंने आपको बताया था कि जाहिद अंकल मेरे साथ कुछ गलत करते हैं, फिर अब ये क्यों लिखा है कि मेरे जिस्म पर मेरी मर्जी नहीं चलेगी? वो हैरान होकर सवाल पर सवाल किए जा रहा था। माहीन समेत सभी खवातीन जैसे चौंक गईं। वो सब एक दूसरे की जानिब देख रही थीं और वो सब एक दूसरे की जानिब देख नहीं पा रही थीं। शहीरा ने एक नज़र अपने भतीजे को देखा। आपने तो कहा था कि अगर कोई हमारे जिस्म को हमारी मर्जी के खिलाफ हाथ लगाए तो उसके हाथ तोड़ देने चाहिए। फिर ये क्यों लिखा मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं चलेगी? अली मुसलसल सवाल किए जा रहा था और वो अपने हर सवाल का जवाब चाहता था। शहीरा उसकी जानिब देखती रही और बाकी सब भी। फिर उन सब ने एक दूसरे की जानिब देखा। सबकी आंखों में बचपन के वो वाक़यात दर्ज थे जो अब भी उन पर लर्जा तारी कर देते थे। सबकी आंखों में बचपन के वो खौफ अब तक जिंदा थे। शहीरा ने गहरी सांस भरी। ये सब कब तक चलता रहेगा? हम कब तक इन बातों पर पर्दा डालकर अपनी आने वाली नस्लों को खतरात से दो चार करते रहेंगे? ये सब बदलना होगा, उसने सोचा था। फिर जाने क्या हुआ, वो झुकी और उस छोटे बच्चे के बराबर बैठ गई। मैंने ठीक कहा था बेटा, हमारा जिस्म अल्लाह करीम का वो तोहफा है जिसकी हिफाजत हम सब पे फर्ज है, और ये फर्ज तभी पूरा होगा जब हम इन सब हाथों को तोड़ने की हिम्मत रखें जो हमारे जिस्म पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं। उसने पुरज़्म अंदाज में कहते हुए अपना ही बनाया हुआ प्ले कार्ड उठाया जिस पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी लिखा हुआ था, और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। मेरा जिस्म मेरी मर्जी।